Hello friends, today we are going to study the vector resolutions. Vector resolutions जो है ये बेसिकली डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। एक छोटा सा एक डिस्कशन में यहाँ करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा ट्रायंगल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जब आप पढ़ रहे थे उसमें आपने क्या देखा था कि दो वेक्टर था, इस वेक्टर को ए को जोड़ना था, ए था और बी को जोड़ना था ए के साथ और बी हमारा ऐसे था। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या था, ये वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट। ठीक है, और हमने लिखा भी था एज पर द ट्रायंगल लॉ आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। तो अगर आप देखें कहीं ना कहीं वेक्टर आर हैज टू कंपोनेंट या वेक्टर आर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, this says that vector r can be resolved into two component A and B। ठीक है, यही रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर जो है वो क्या होगा, ये इन दोनों को जोड़ने पे ये वेक्टर आर आ जाएगा। मतलब वेक्टर आर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट ए एंड बी। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में कहते हैं कि हम जब लिखते हैं 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3। मतलब 7 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट 4 and 3। ठीक है, या हम लिखते हैं 9, इसको लिख सकते हैं 6 + 3। मतलब नंबर 9 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट 6 and 3। तो रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर क्या है ये आपने यहाँ देखा। चलते हैं थोड़ा सा डिस्कशंस को ब्रॉड करते हैं। ये जो डिस्कशंस अभी हम करने जा रहे हैं वो ये कि इस पिक्चर में हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ये नॉन जीरो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक है हमारा वेक्टर ए, ठीक है, और दूसरा है हमारा वेक्टर बी। ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर है हमारा इस प्लेन में, दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी, और एक वेक्टर है हमारा ए। ठीक है, ये है मेरा दूसरा वेक्टर ए। अब मैं ये कहना चाहता हूं द वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू द टू कंपोनेंट, वेक्टर ए कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, one along the directions of A and another along the directions of B। क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर A can be resolved into two component one along the direction of A and other along the directions of B। अब इस चीज को हम क्यों ऐसा हमने कहा है, आप यहां से गौर से देखिएगा कि मेरे पास ये वेक्टर था ए। ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर था। अब हमने क्या किया कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर ए, इस पॉइंट से, एंड अलोंग द डायरेक्शन जो कि ए का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन के पैरेलल हमने एक लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, और दूसरा लाइन हमने ड्रॉ किया पॉइंट पी से। ठीक है, दूसरा लाइन हमने ड्रॉ किया पॉइंट पी से अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ बी। ठीक है, तो एज पर द ट्रायंगल लॉ अब ये देखिए इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ ए एंड न्यू टाइम्स ऑफ बी। न्यू लेमडा इसलिए आएगा कि इसका लेंथ जो है तो क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम वेक्टर ओरिजिनल ए एंड बी से। इसका जो लेंथ है वो डिफरेंट है ए और बी से, और अगर लेंथ डिफरेंट है डायरेक्शन सेम है तो हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख रखा है लेमडा ए एंड न्यू बी जो है।
तो अब आप कहीं ना कहीं देखिए एज पर द ट्राइंगल लॉ जब आप लगाएंगे इसमें आप लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए जो म्यू टाइम्स ऑफ बी, लेमडा टाइम्स ऑफ ए और म्यू टाइम्स ऑफ बी। तो आप देखिए कि आपने क्या किया, वेक्टर ए को रिजॉल्व कर लिया अलोंग द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो ये एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड along the directions of two different vector। इससे यही वेरीफाई होता है कि any vector can be resolved along the directions of two different vector in same plane। ठीक है, any vector can be resolved along the direction of two different vector in same plane। ठीक है, और ये इसीलिए पॉसिबल है, हमने ट्राइंगल लॉ से ही जो है तो देखा है। इस तरह से हमने ए को रिजॉल्व कर लिया इन लेमडा टाइम्स ऑफ ए में एंड म्यू टाइम्स ऑफ बी में। तो ये जो है लेमडा टाइम्स ऑफ ए ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो है दिस, ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वेक्टर स्मॉल ए। और आप इसको लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग स्मॉल वेक्टर बी। तो आपने यहाँ क्या देखा, रिजोल्यूशंस के कंसेप्ट को देखा कि वेक्टर कैसे रिजोल्व हो जाता है। लेकिन एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो हमने वेक्टर का रिजोल्यूशंस किया है along the directions which are not perpendicular to each other। Here we have resolved the vector along the directions of A and B and they are not perpendicular to each other। ठीक है, हम रिजोल्यूशंस के केस में जो इंटरेस्टेड हैं कि along the perpendicular, हम रिजोल्यूशंस along the perpendicular लेंगे, उससे वेक्टर का प्रोसेसिंग जो है सो आसान हो जाता है, ईजियर हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए along the perpendicular, आप यहाँ गौर से देखिए, ये है हमारा वेक्टर ए। ठीक है, दिस इज माय वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस जो है ये हमारा है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वेक्टर ए जो है ये मेरा वेक्टर ए है। तो यहाँ एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स है, और इसका वाई कंपोनेंट क्या हो गया, ए वाई। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको मैं फिर एक्सप्रेस करता हूं क्योंकि यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये देखिए हम ऐसे करते हैं, ये है हमारा एक्सिस, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, और इस प्लेन में हमारा एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर ए। ठीक है, और ये वेक्टर जो है सो थीटा एंगल बना रहा है हमारे एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो अब जैसे कि इसको हमको, इस वेक्टर को हमको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, मतलब वी हैव टू रिजॉल्व द वेक्टर ए इनटू टू कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और ये जो दोनों एक्सिस है वो क्या है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। तो वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग वो क्या होगा, वो होगा हमारा ये डिस्टेंस, ये देखिए ये दिस इज कॉल्ड ए एक्स। ठीक है, और वेक्टर ए का जो y डायरेक्शंस में प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे,
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो y डायरेक्शन पे जो परपेंडिकुलर होगा ये मेरा क्या होगा, ये ay होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि यहां से देखिएगा, ये जो है a है, वेक्टर a है, और हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर जो a है इसका यदि हम मोड लेते हैं, दिस इज इक्वल टू a एंड दिस इज इक्वल टू, ये मान लो कि ओरिजिन o है और ये पॉइंट o a हो गया, लेंथ ऑफ ओ ए, जी टी एच, लेंथ ऑफ ओ ए हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज ए एक्स, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस। ए एक्स क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर आप इस ट्रायंगल में इसमें कॉस थीटा का लोड लगाएंगे तो ए है, मान लीजिए परपेंडिकुलर यहाँ डी है, तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट यहाँ से क्या चीज़, तो ओ डी बाई ओ ए, एंड ओ डी हो गया कितना, तो ए एक्स बाई ओ ए कितना है, ओ ए लेंथ ऑफ ए है, और यहाँ से आप निकाल लिए एक्स कॉम्पोनेंट हो गया ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली हम साइन थीटा लगाते हैं, इस ट्रायंगल में साइन थीटा का नियम लगाते हैं, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई ओ ए, और ए डी जो है मेरा, ये ए डी क्या है, ये दिस ए डी जो है, आप ये देखिएगा, ये ए डी, ये जो ए डी है मेरा, दिस इज नथिंग बट ए वाई, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ए वाई, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिख डाला ए डी इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, एंड इसी से निकल के आ गया ए वाई इज इक्वल टू ए साइन। ये तो हो गया कंपोनेंट्स, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट्स जो है सो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, कंपोनेंट इज स्केलर। लेकिन अब क्या है कि इसको कंपोनेंट वेक्टर में रिजॉल्व करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, ट्रायंगल लॉस इसमें लगा लीजिए, ठीक है। हम इसमें जब ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हम वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए हम ये एज्यूम भी करते हैं कि इस डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है ये मेरा जे हो जाता है, मतलब आई क्या हो गया, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस, और जे क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो हम लगाएंगे ट्रायंगल लॉज, ठीक है। ट्रायंगल लॉज में हमने पढ़ रखा है कि ये देखिएगा क्या चीज, ये जो लेंथ है ये वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया। तो ट्रायंगल लॉज जब हम लगाएंगे तो हम इसको लिखेंगे ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स, ये कंपोनेंट हो गया, ठीक है, इंटू यहाँ पे आई कैप योर ए वाई इंटू यहाँ पे ए कैप, ठीक है। अब हमने यहाँ से ए एक्स का वैल्यू निकाला है, गौर से देखिए, तो ए एक्स का वैल्यू यहाँ क्या, ए कॉस थीटा है, ए वाई का वैल्यू हो गया ए साइन थीटा, नॉर्मल ज्योमेट्रीज को लगा के ही निकाला है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए कॉस ऑफ थीटा इंटू यहाँ पे आई कैप जोर ए साइन ऑफ थीटा इंटू यहाँ पे जे कैप, दिस इज द वेक्टर ए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो वी हैव रिजॉल्व्ड द वेक्टर in the direction of the two perpendicular axes x and y, ठीक है। We have resolved the vector in the directions of two perpendicular axes x and y. This is called the x component. This is called x component, and this is called y component. Y
कंपोनेंट। ठीक है, ये चीजें हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जानने की आवश्यकता हम लोगों को है कि अगर अगर हमें x और y कंपोनेंट दिया हुआ है, जैसे कि अगर हमको ए एक्स दिया हुआ है, ए एक्स दिया हुआ है, ए वाई दिया हुआ है, मतलब x कंपोनेंट दिया हुआ, y कंपोनेंट दिया हुआ है, तो वेक्टर ए हम निकाल लेंगे यहाँ से कैसे, तो ए एक्स इंटू आई इंजोर ए वाई इंटू जे, ये तो हमने देख लिया, ऐसे रिजॉल्व कर लेंगे कंपोनेंट्स में जो है सो। ये भी हमने देखा कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये एक चीज नोटिस करिएगा कि ये जो इक्वेशंस ए है और ये जो इक्वेशंस बी है, इसको स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर मतलब 1 पे स्क्वायर प्लस इक्वेशन ए पे स्क्वायर कर देते हैं, इक्वेशन बी को हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज नथिंग बट हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाता है हमको 1। ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक का जो है वो है फॉर्मूलाज है, तो इससे हम क्या निकाल लिए, इससे हमने निकाला कि ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए एक्स पे स्क्वायर प्लस ए वाई पे स्क्वायर, इसलिए हम ए निकाल सकते हैं रूट अंडर ए एक्स पे स्क्वायर प्लस ए वाई पे स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेक्टर का कंपोनेंट मेंशन्ड है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, सम स्क्वायर रूट का सम होगा, स्क्वायर होगा, यही क्वेश्चन से निकलेगा। वेक्टर का दो कंपोनेंट मेंशन्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या है ये, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। अब चलते हैं एंगल पार्ट पे, हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। एंगल पार्ट में क्या ध्यान देना था कि अब उस वहां जो हम लोगों ने देखा था, तो फिर से रिड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया मेरा वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए, ये था मेरा एक्स एक्सिस, ये था मेरा वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर को हमने शो कर ही दिया था कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इसको हम आई कैप से शो करते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग जे कैप से शो करते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये भी जो हमने निकाला था, यहाँ जो है परपेंडिकुलर डाला था ऐसे। ठीक है, यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला था, तो यहाँ से तो एक चीज, ये मेरा क्या था, ये जो प्रोजेक्शंस था ये मेरा था ए वाई, ये मेरा था ए एक्स। तो अगर हमको अगर मुझे ए वाई पता है, ए एक्स पता है, तो मतलब कंपोनेंट ऑफ दो वेक्टर पता है, तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमको एंगल पता करना है, कंपोनेंट पता है और एंगल पता करना है थीटा, तो इसमें लगाएंगे टेन थीटा। ये इस इक्वेशंस में जो हम लगाएंगे टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, और इसी से निकल जाएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, इसी से निकल जाएगा ये पार्ट। तो कहने का मतलब क्या है, इफ वी नो द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, if we know the component of a vector, we can find the original vector by using the equations, यहाँ पे मान लीजिए by using the equation C and by using the equations D। ठीक है, तो यहाँ शॉर्ट नोट में लिख देता हूँ which is कि if we know the component of vector, of वेक्टर, ठीक है, ए एक्स ए वाई, देन ओरिजिनल वेक्टर्स कैन बी फाउंड बाय
ओरिजिनल वेक्टर कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ए एंड बी इक्वेशंस को यूज करके हम लोग निकाल लेंगे या नहीं। तो ये तो एक पार्ट आपने देखा, ये तो आपने देखा ये पार्ट, ठीक है। और इसी पार्ट में आपने देखा कि इफ वी नो द वेक्टर देन वी कैन रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस, ठीक है। अगर हमें ओरिजिनल वेक्टर पता है तो दो कंपोनेंट में इस इक्वेशंस का यूज करके रिजॉल्व कर लेंगे, और अगर हमें कंपोनेंट पता है तो हम लोग इस इक्वेशंस का यूज करके ओरिजिनल वेक्टर पता कर लेंगे। तो ये था मेरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये जो आप रिजोल्यूशन देख रहे हैं वो सिंपली एक प्लेन में देख रहे हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं। अभी हम स्पेस की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है और क्लमजी हो जाता है उसको समझा पाना। जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए, इस खूबसूरत से एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ कह रहा है कि एक्सप्रेस द गिवन वेक्टर ए इन यूनिट वेक्टर नोटेशंस में आप इसको एक्सप्रेस करें। ये देखिए, इस वेक्टर को ये इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये इधर की ओर पॉइंट कर रहा है। तो मेरा एक्स एक्सिस किधर की ओर हो गया, ये एक कंपोनेंट बनेगा इधर, एक कंपोनेंट बनेगा इधर, ठीक है। हमने तो पढ़ ही लिया है इस डायरेक्शन में जो है सो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने ये, ठीक है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो मेरा एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए दिया ही हुआ है, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया ए रूट अंडर 3/2, और ये हो गया a/2, ठीक है। अब ये देखिएगा कि इसका जो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है मेरा i है, इसमें j है, तो हम इसको आराम से लिख देंगे कि वेक्टर a इज इक्वल टू a रूट अंडर 3/2 इंटू आई, और प्लस a/2 इंटू यहाँ पे j, ठीक है। ये आप देख लिए, इसका हमने एक इक्वेशन देखा। चलिए अब इसके केस में चलते हैं। इस केस को जरा गौर से फरमाया जाए। ये केस क्या कह रहा है, यहां से देखिए, ये इसको करिए ऐसे, ये और ये हो गया ये, तो ये तो एक्स एक्सिस हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, माइनस ऑफ वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। तो इस केस में पहले तो आप इसका दोनों कंपोनेंट निकाल लीजिए, ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर जो है सो यूज करेंगे। हम यहाँ पे निकाल लिए ए एक्स बराबर क्या चीज, तो ए कॉस 30 डिग्री। अब ए का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू एक्स बराबर ए कॉस ऑफ 30 डिग्री, मतलब क्या चीज, 3 इंटू कॉस 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 1/3/2, तो 3 इंटू √3/2, ठीक है, ये हो गया। और ए वाई क्या हो गया, ए वाई इज इक्वल टू यहाँ से, तो ए हो गया कितना 3a साइन 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू a/2, मतलब 3/2। अब यूनिट वेक्टर देखिए, y डायरेक्शंस का यूनिट वेक्टर हमारा क्या है, i j है, और ये माइनस y डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर होगा वो क्या माइनस j होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 3 रूट अंडर 3/2, ठीक है, माइनस j 3/2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए, इसको जब आप रिजॉल्व कर लीजिए, पहले आप रिजॉल्व कर लीजिए, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, इसमें यहाँ 3 cos 30 होगा, 3 cos ऑफ 30, यहाँ क्या होगा 3 sin ऑफ 30। अब इस डायरेक्शन में ना मेरा j है, इस डायरेक्शन में क्या होगा माइनस j होगा, यूनिट वेक्टर माइनस j होगा, j कैप, यहाँ पे क्या होगा माइनस i कैप, दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से देखिए एक्सिस को ऐसे करिए, ये आ जाएगा 3 cos 30 और ये आ जाएगा 3 sin 30 sin ऑफ 30। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मेरा क्या है, अगर इस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर आई माना है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस आई कैप हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा कि माइनस ऑफ 3 cos 30 इंटू आई कैप प्लस 3 sin
30 इंटू यहाँ पे जे कैप, ठीक है। तो ऐसे ही कंपोनेंट में जो है सो हम रिजॉल्व करेंगे। सिंपली इसमें एक कंसेप्ट हम अपने ऐड कर देना चाहेंगे कि ये से मेरा एक्सिस है, ठीक है। अगर हम ये मानते हैं एक्स एक्सिस है और ये मानते हैं वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैं ये कहता हूँ ये जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। तो ये जो डायरेक्शंस होगा, ये यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ आई कैप होगा। ये जो डायरेक्शंस है ये क्या हो जाएगा? जे कैप होगा। तो ये जो डायरेक्शंस होगा ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा। तो ऐसे ही जो है तो मतलब यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करिए। और एक जो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है कि अगर कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है यहाँ पे, अगर कोई वेक्टर है हमारे पास, ये ए है, सपोज करिए ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और इसका प्रोजेक्शन हमको इसके अलोंग चाहिए, ठीक है। ये तो ये जो एंगल मान लीजिए थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ये ए कॉस ऑफ थीटा, ये इसका क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस, ठीक है। ये ए कॉस थीटा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस इज ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये मेरा लास्ट सवाल है, इसको समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चंस कहता है कि फाइंड द एंगल, ये बड़ा मेड बाय द फॉलोइंग वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। पहले एक दो सवाल मैं सॉल्व करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और दिमाग लगाइए। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इधर के डायरेक्शंस में जो मेरा यूनिट वेक्टर होगा ये हो गया जे कैप, इधर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा ये जाएगा आई कैप, ठीक है। यहाँ पे माइनस जे कैप और माइनस आई कैप इधर के डायरेक्शंस में। अब जैसे ये कह रहा है कि आई, पहला क्वेश्चन जो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेक्टर क्या है? तो आई कैप प्लस रूट साइज ऑफ जे, दो कंपोनेंट दिया हुआ है, एक कंपोनेंट दो कंपोनेंट, तो हमने पढ़ा भी है टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू सीधे जो है जो रूट अंडर, यहाँ से ये निकालो रूट अंडर 3 आ गया, टेन थीटा वाई बाई एक्स, टेन थीटा वाला और क्या हमने पढ़ा है कि ए वाई बाई ए एक्स, ये ना पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे इसका मोड ले लो, ए वाई बाई एक्स का मोड, ठीक है। तो ए वाई बाई एक्स का मोड ले लिए, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया आपको रूट अंडर 3, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये वेक्टर क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसमें क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये एंगल जो बनेगा, ये देखोगे ये वेक्टर होगा, यहाँ से इसका एंगल 60 डिग्री होगा। अब चलो इस वेक्टर में, ये वेक्टर का कहाँ पे लोकेशन होगा? इस वेक्टर का लोकेशन होगा, ये मान लो ये हो गया ये माइनस आई, और ये वेक्टर कैसा होगा? ऐसा, ठीक है। और रूट थ्राइस ऑफ जे ऐसा, तो ये वेक्टर ऐसा होगा, इस क्वाड्रेंट में ये वेक्टर लाई करेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? मान लो इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। तो इस केसेस में, जो क्वेश्चन नंबर 2 के केस में जब हम निकालेंगे यहाँ पे क्या चीज़, तो टेन थीटा बराबर मोड निकालो सीधे, और रूट अंडर 3 बाई इसका कंपोनेंट कर दो तो 1, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो गया। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये बड़ा सा एंगल बनेगा, मतलब कि एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 180 माइनस 60 बराबर 120। चलिए एक लास्ट केस हम देख लेते हैं, ये केस डील कर लेते हैं, ठीक है। इस केस के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं पहले, ऐसे ऐसे। ये देखिए क्या चीज़ कि ये कंपोनेंट भी निगेटिव है, इसका ये कंपोनेंट भी निगेटिव है, और निगेटिव कंपोनेंट आई और जो निगेटिव मतलब कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करता है। ये हो गया हमारा वेक्टर, ठीक है।
इसी वेक्टर को इसने रिप्रेजेंट किया -i -√3j के साथ। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये एंगल क्या हो गया, तो थीटा हो गया, और ये एंगल जो थीटा होगा वो क्या निकलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड ऑफ यहाँ पे तो ए वाई बाई ए एक्स कर दो, तो यहाँ पे √3 निकला, √3 अर्थ थीटा इज इक्वल टू कितना निकल गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ओके, और ये जो एंगल है ऑलरेडी मेरा ये एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब जो वेक्टर ये है ए, अगर ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल, वेक्टर ए मेक्स कितना 60 प्लस 180 बराबर 240 डिग्री ये बना। ठीक है, ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स इस साथ ये कितना डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अलोंग द टू नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस। तो अभी तो आपने वो परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखा तो बड़ा आसानी से cos थीटा sin थीटा निकाल लिए थे, नहीं निकाल लिए थे। जैसे आप देखिए दिखाते हैं आपको, आप इससे पहले जो पढ़े हैं इसमें क्या किए थे, ये वही था, ये था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये आपका वेक्टर था, तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया था, ये आपका परपेंडिकुलर डाला तो ये एक्स ए एक्स कंपोनेंट हो गया था, और यहाँ परपेंडिकुलर डाल करके ये आपका ए वाई कंपोनेंट हो गया था। ये एंगल थीटा था, आप फटाक से निकालिए कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये बड़ा आसानी से आपने निकाले, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा था और ये एक्सिस क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस था। लेकिन अगर हम कह दें कि आप वेक्टर का रिजोल्यूशंस निकालिए अलोंग द टू नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपका एक एक्सिस हम मानते हैं ये मेरा एक एक्सिस है, तो हम एक्सिस मान लेते हैं, ये अभी वाई, इस पे मान लिया हम वाई एक्सिस, नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये हमने पहले कह दिया, और इसको मान लिया हमने एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हेयर both एक्सिस आर नॉन परपेंडिकुलर, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, हेयर बोथ एक्सिस, बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसमें मेरा कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है हमारा, इसमें मान लीजिए ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए। अब ये जो वेक्टर है ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस जो हम लिखते हैं, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा हो जाता है। अभी देखिएगा क्या चीज कि हम यहाँ से इस ट्रायंगल को कंप्लीट करते हैं, ये मेरा ट्रायंगल जो है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस बार ये जो एंगल है दिस इज नॉट 90 डिग्री, दिस एंगल विल नॉट बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल नॉट बी 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल 90 डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज है कि ये अगर बीटा है, गौर से देखिएगा, ये अगर बीटा है ये अल्फा है। ठीक है, ये अल्फा एंगल है, तो ये अब देखिए यहां से ये अगर मेरा बीटा है तो ये भी मेरा जो है तो बीटा, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा मेरा, ये एंगल मेरा बीटा हो जाएगा और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ये बीटा हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, साइन लॉ लगाएंगे। ठीक है, साइन लॉज ऑफ ट्राइंगल, साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल, साइन लॉ ऑफ ट्राइंगल मेरा क्या कहता है कि अगर आपका ये ट्राइंगल है,
और इस ट्राइंगल का ऐसे मान लीजिए लेंथ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अल्फा बन रहा है, ये बीटा बन रहा है और ये गामा बन रहा है। आप लिख सकते हैं क्या चीज कि ए बाई